हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पॉलिटी चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं लक्ष्मीकांत सिक्स्थ सीरीज के बुक से। और इसमें आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आपको पता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको हम एंजॉय करते हैं बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो विद राइट्स कम ड्यूटीज ऑल्सो। अगर हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं तो उसके साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी दी हुई है अपने देश के प्रति, जो हमें निभानी चाहिए बीइंग द सिटीजन। क्योंकि अगर हम राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं तो हम अपने ड्यूटी के प्रति भी लॉयल हो सकते हैं। तो ये कुछ ड्यूटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको कि हमें अपनाना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए विद फुल लॉयल्टी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है वो इस तरह से है कुछ, कि जो राइट्स और ड्यूटीज होती है सिटीजन की, वो कोरिलेटिव होती है और इनसेपरेबल होती है। यानी कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहती है और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे और कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मेंशन थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, उन लोगों को ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं लगा कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीजें डालनी चाहिए सिटीजन्स के लिए। लेकिन उन्होंने स्टेट के लिए ड्यूटीज मेंशन की थी। उन्होंने ड्यूटीज बताई थी स्टेट को जो फॉलो करनी चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उसके बाद 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो ऐड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये मैंने बहुत बार अलग अलग चैप्टर्स में बताया है कि 2002 में जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो कौन सी थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो हमने बोरो किया है। जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, आज के डेट में जो रशिया है, हमने वहां से ये कॉन्सेप्ट उठाया है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में ये बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। और इनके उसमें स्पेसिफिकली एक लिस्ट है सिटीजन्स के लिए, उनकी ड्यूटी के लिए। तो सिटीजन्स को उनकी ड्यूटी के लिए बताया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें की लिस्ट ऑफ ड्यूटीज सिटीजन के लिए दी गई है। सोशलिस्ट कंट्रीज जो थी उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को उनके सिटीजन्स के लिए। तो जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, आज के डेट में रशिया है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिटीजन को अपनी राइट्स और उनकी फ्रीडम्स, ये जो है वो उनकी इनसेपरेबल है, यानी अलग नहीं हो सकती है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। तो ये जो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है और राइट्स है, ये इनसेपरेबल है, अलग अलग नहीं है। दो अगर सिटीजन्स राइट को एंजॉय करते हैं तो उनको ड्यूटीज को भी निष्पक्ष ही अप्लाई करना चाहिए। फिर हम देखेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एस्टैब्लिश की, ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, the need and necessity of which was felt during the operation of internal emergency। तो इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने ये किया कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का नीड है, क्या नेसेसिटी है, इसको चेक करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। तो इमरजेंसी आपको पता ही है 1975 to 77 तक थी। तो इस दौरान इसके बारे में बात होती है। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंक्लूड करना चाहिए। उन्होंने स्ट्रेस ये दिया कि सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट दे शुड आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटी टू परफॉर्म एज वेल। यानी उनको अगर कुछ राइट्स दी हुई हैं तो उनको ड्यूटीज भी देश के प्रति परफॉर्म करनी चाहिए। जो कांग्रेस गवर्नमेंट, तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज होनी चाहिए और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होना चाहिए। तो हर सिटीजन जिनके पास राइट्स है उनको ड्यूटीज भी देनी चाहिए देश के लिए।
तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अडेप्ट की, एक्सेप्ट किया इन रिकमेंडेशंस को, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जो आया था, उसके तहत एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पार्ट में हमारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको डाला गया। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल हुआ करता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 51A, जो कि फर्स्ट टाइम स्पेसिफाई किया गया था अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन। तो एक ही आर्टिकल में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के लिए ऐड किए गए थे। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताया था, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। इसमें से कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, ऐसे रिकमेंडेशंस थे जो कि कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगर कोई भी पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ सच पेनाल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। अगर कोई इसको रिफ्यूज करता है इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने से, तो पार्लियामेंट जो है वो प्रॉपर पनिशमेंट इम्पोज कर सकती है। तो अगर कोई भी नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन in any court on the ground of infringement of any of fundamental rights or on the grounds of repugnancy to any other provisions of the constitution। तो इस प्रोविजन को भी नहीं डाला गया था। ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, तो इस प्रोविजन को भी नहीं डाला गया था, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं ऐड किया गया था। तो ये कुछ प्रोविजंस थे। अब आप देखो कि आपकी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका लिस्ट दिया हुआ है। तो आर्टिकल 51A के तहत हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे, नोबल आइडियाज जो थे हमारे उनको फॉलो करे, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जो नोबल आइडियाज को यूज किया गया था उससे इंस्पायर हो, जो इंडिया की सोवरेंटी है, यूनिटी है और इंटेग्रिटी है उसको अपहोल्ड करे और प्रोटेक्ट करे, कंट्री को डिफेंड करे, कभी भी अगर उनकी जरूरत पड़े तो वो कंट्री के लिए अपनी सर्विस दे, हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करे। ठीक है, रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज के कॉम्पोजिट कल्चर को प्रिजर्व और वैल्यू करे, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे जैसे लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ, है ना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। उसके बाद फिर जो आई वाला है उसमें लिखा हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एबिलिटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू रीच लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो देश हमारा हमेशा अचीवमेंट करे और एंडेवर के लेवल को, हायर लेवल्स को छुए, तो इसके लिए भी आपको काम करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसके तहत इसमें बात की गई है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल की है उनको फ्री एजुकेशन मिले, है ना। तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चाइल्ड को, जो भी 6 से लेकर 14 साल की उम्र में है उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है इसमें से कुछ जो है वो मोरल ड्यूटीज हैं और कुछ जो है वो सिविक ड्यूटीज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे कि मान लो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में जो आपको नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करने की बात है, ये एक मोरल परसेप्ट है ना। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने की बात आती है, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात होती है, तो ये आपकी सिविक ड्यूटी है ना। बीइंग द सिटीजन आपको ये करना चाहिए और करना पड़ेगा। उसके बाद टू रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो उन वैल्यूज को जो इंडियन ट्रेडिशन में आती है, माइथोलॉजी, रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो ये भी चीज है इसमें।
Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons whether citizen or foreigners, तो कुछ fundamental rights जो citizen और foreigners दोनों को दिए गए हैं, लेकिन fundamental duties are confined to citizens only and not extends to foreigner. तो जो fundamental rights है वो तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दी है, फॉरेनर्स को नहीं दी है. तो जैसा डीपीएसपी है वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिशिएबल है. मतलब आप इसके अगर इसकी वायलेशन होती है तो आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हो. ये फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज के. अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ क्रिटिसिज्म होता है. ये क्रिटिसिज्म क्या है? इसमें क्या कहा जाता है कि जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है ये नॉन एग्जॉस्टिव है एंड इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक, और इसमें इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को कवर नहीं किया गया है जैसे वोट कास्ट करना, टैक्सेस को पे करना, फैमिली प्लानिंग, और ये सारी चीजें हमारी ड्यूटी में नहीं आती है. तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो भी ड्यूटी ऐड की गई है, तो इनको भी ऐड किया जाना चाहिए था, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं. तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो आपको पता है कि ड्यूटी टू पे टैक्स को रिकमेंड किया भी था, बट ये ऐड नहीं हुआ. इनमें कुछ जो ड्यूटीज है वो वेग है, एम्बिगुअस है और किसी आम इंसान के लिए समझने के लिए बहुत टफ है. ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए जाते हैं कुछ फ्रेजेस के, जैसे कि नोबल आइडियाज, कॉम्पोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन होता रहता है. अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर लिया जाता है. ठीक है, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि उनको डिस्क्राइब किया गया है एज द क्रिटिक्स एज अ कोड ऑफ मोरल परसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिशिएबल. यानी कि क्योंकि आप ये नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर का है, आप इसके वायलेशन पे आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, तो इसको कोड ऑफ मोरल परसेप्ट कहा गया है क्रिटिक्स द्वारा. क्योंकि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हो तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. ठीक है, तो कंप्लीटली एक इंसान के अंतरात्मा पे छोड़ दिया गया है कि वो इसको परफॉर्म करना चाहता है या नहीं चाहता है. क्रिटिक्स ने इसको सुपरफ्लोस भी बोला है. इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज द ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म बाय द पीपल इवन दो दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया था, इसको बाद में ऐड किया गया है. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. Critics said that the inclusion of fundamental duties as appendage to Part 4 of the Constitution had reduced its value and significance. तो इसको ऐड करने की वजह से इसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम हो गई है. इनको ऐड करना चाहिए था पार्ट 3 के बाद, ताकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ रहे, एट पार रहे. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म था. अब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की सिग्निफिकेंस, ये क्यों जरूरी है. तो क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन तो होता रहता है, कोई भी चीज के लिए क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन होता रहता है. तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये लोगों को, ये सिटीजन्स को रिमाइंड करता रहता है कि अगर आप राइट्स को एंजॉय करते हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी है आपके कंट्री के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति और आपके बाकी सिटीजन्स के प्रति, जो आपको फॉलो करना चाहिए. ये एक वार्निंग की तरह सर्व करते हैं अगेंस्ट द एंटी नेशनल, जो लोग एंटी नेशनल हैं और एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि झंडे को जलाना या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना. इनके लिए एक वार्निंग है एक तरीके का. ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सिटीजन्स के लिए, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करता है. ये एक फीलिंग को प्रमोट करता है कि हम सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, हम देखने वाले नहीं है, बल्कि हम एक्टिव पार्टिसिपेंट है किसी नेशनल गोल को अचीव करने में. तो ये एक तरह का सिग्निफिकेंस है इसका. किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये कोर्ट्स को हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to fundamental duty, अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट देता है, इट मे कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल, तो वो लॉ रीजनेबल हो सकता है इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 जिसमें बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, या फिर आर्टिकल 19 जिसमें 6 फ्रीडम्स की बात की गई है, एंड thus save such law from unconstitutionality. ओके, ये इन्फोर्सेबल है लॉ द्वारा, ये मतलब लॉ से इन्फोर्सेबल है.
तो पार्लियामेंट जो है इसके लिए प्रॉपर पेनाल्टी लगा सकती है अगर इसके इम्पोजिशन के लिए, अगर इसको कोई फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस था फंडामेंटल ड्यूटी का। ये कुछ स्टोरी है, आप इसको फटाफट से पढ़ लेना, एक बार रीडिंग डाल लेना, इसकी हिस्ट्री है। वर्मा कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया था ये भी आप एक बार इसको देख लेना। ये कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में एक्ट्स आए हैं जो आपको इसको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो आप इसको फटाफट से रीड कर लेना। सो विद दिस वी फिनिश द फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे मैंने आपको पढ़ा दिया है। कुछ रीडिंग आप खुद भी करो, आप खुद भी थोड़ी मेहनत करो। सारी चीज़ें स्पून फीड कर देने से आपको बिल्कुल अपने खुद से मेहनत करने की आदत खत्म हो जाती है। तो आप इस चैप्टर को जो भी मैंने छोड़ा है वो पार्ट एक बार रीडिंग एटलीस्ट कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।